पीछे क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो पहले देख लीजिए, तब ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए क्या है, इतिहास का 3 खंड है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित जानकारी है परंतु इसको पढ़ा गया, इसमें लिखित जानकारी नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित जानकारी नहीं है और इसमें लिखित है लेकिन इसको पढ़ा गया नहीं है, और इसमें लिखित भी है और इसमें पढ़ा भी गया। तो अगर यदि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इतिहास को 3 खंड में लिखित के आधार पर कौन बांटा, तो आंसर होगा जॉन ब्रूस ने। जॉन ब्रूस ने इतिहास को 3 खंड में उनके लिखित के आधार पर बांटा था। दूसरा है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में पत्थर मिला था, इसलिए इसको कहा गया पाषाण काल। और आदिऐतिहासिक काल में कांसा मिला था, इसलिए इसको कहा गया कांस्य। और ऐतिहासिक काल में लोहा मिला था, इसलिए इसको कहा गया लौह युग। तो क्वेश्चन आएगा कि इतिहास को 3 खंड में उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर कि अब कौन बांटा था। तो इतिहास को 3 खंड में उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर इसको क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा। कौन बांटा था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। उसके बाद अब आपके पास आएगा कि जैसे ये आदिऐतिहासिक काल है, आदिऐतिहासिक काल में हमारा सिंधु सभ्यता सब आता है। अगर ये पूछेगा पूरे विश्व के पुरातात्विक के जनक, विश्व के पुरातात्विक के जनक कौन है, इसका जनक जो है जॉन ब्रूस है। कौन है? जॉन ब्रूस। ये पूरे विश्व के पुरातात्विक मतलब क्या? पुरातात्विक मतलब प्राचीन समय में पुराने चीज। पुरातात्विक से आपके क्वेश्चन आएगा आपके पास कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं। पुरातात्विक वो चीज है जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के अंदर छिपी हुई जो भी वस्तुएं हैं उसको खुदाई करके निकालने के बाद उससे पता लगाया जाता है ये किस सभ्यता का कैसे है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक सभ्यता। ठीक है, तो विश्व पुरातात्विक के जनक जो है, पूरे विश्व का पुरातात्विक का जनक जॉन ब्रूस है। लेकिन अगर यदि वही चीज भारत में पूछेगा कि भारत के पुरातात्विक कौन है, भारतीय पुरातात्विक के जनक, अगर यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है, तो कनिंघम है। कौन है? ये कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? कनिंघम है। ये चीज था। उसके बाद जब ये तो भाई पुरातात्विक के चीज, विश्व के पुरातात्विक जॉन ब्रूस हो गया, और भारतीय पुरातात्विक का बात करेंगे तो कनिंघम करेंगे। अब जैसे पुरातात्विक, जैसे सिंधु सभ्यता का बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में जो कुछ भी चीज मिला, चाहे जो भी मिला हो, तो वो कुछ रखा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वो विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल स्रोत के लिए फेमस है। मतलब कि कहने का मतलब कोपेनहेगन वो हुआ कि कोपेनहेगन में जैसे सिंधु सभ्यता का अगर 5 ठो कुछ चीज मिला या 10 ठो कुछ मिला, तो वो 1 ठो उठा करके वो अपने पास वहां रख देगा, क्योंकि वो कोपेनहेगन एक विश्व पुरातात्विक के म्यूजियम है। मतलब ये विश्व पुराने चीजों के, पूरे विश्व के पुराने चीजों को वहां जाकर के, वहां अगर कहीं नहीं मिलेगा तो आप वहां जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो विश्व का पुरातात्विक जो है कोपेनहेगन में है। कहां पर है? कोपेनहेगन। और अब क्वेश्चन आएगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है ये पुरातात्विक चीजों के लिए, विश्व के पुरातात्विक चीजों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पुरातात्विक
विश्व पुरातात्विक चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये तो हो गया भाई कोपेनहेगन। अब इससे आपको प्रश्न आएगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व पुरातात्विक के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पुराने चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है। कहाँ है कोपेनहेगन संग्रहालय? डेनमार्क में। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है। अब डेनमार्क में तो हो गया भाई, तो अब ये हो पूछ देगा, हो सकता है कि डेनमार्क में है, तो डेनमार्क कहाँ से बताओ? तो डेनमार्क कहाँ से? डेनमार्क यूरोप में से। कहाँ से? यूरोप। कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो भाई डेनमार्क में है। कोपेनहेगन किस मतलब डेनमार्क कहाँ है? तो डेनमार्क जो है यूरोप में। कोई दिक्कत ये हो गया भाई विश्व के लिए। अब ये कोपेनहेगन संग्रहालय पूरे विश्व का है। कोपेनहेगन संग्रहालय जो है पूरे विश्व का पुरातात्विक का स्रोत है। अब भारत में भी तो पूछ देगा कि भारतीय संग्रहालय कहाँ है भाई। अब जब भारत का पारी आएगा भारतीय का, तो भारतीय में भारत का जो संग्रहालय है इसका नाम है मानव संग्रहालय। क्या है? मानव संग्रहालय। क्योंकि जब ये विश्व का पूछ सकता है तो भारत का भी तो पूछ सकता है ना। तो भारत का पुरातात्विक का जो स्रोत है वो उसका नाम है मानव संग्रहालय, लेकिन अभी जो है उसका नाम बदल करके कर दिया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। स्टिक दो तो लग जाएगा खामखा, न चुपचाप बैठे रहो। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब ये पूछ देगा कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये था बेसिक चीज जो कि जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल में। पाषाण काल भाई क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब विश्व पुरातात्विक के जनक कौन है? तो जॉन ब्रूस है। भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। और कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है भाई? तो डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। भारत का अगर बात करेगा तो भारत में है नाम मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल करके कर दिया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल क्या है नहीं है ये चीज हम आज जानेंगे। अब देखो प्रागैतिहासिक काल में आपको पता है कि लिखित जानकारी इसमें नहीं है और इसमें क्या मिला था? पत्थर मिला था, इसलिए इसको कौन सा काल कहा गया? पाषाण काल। अब पाषाण काल में क्या क्या आता है भाई देखते हैं हम लोग। पाषाण काल, पाषाण काल में पहला जो था हमारा पूरा सबसे ज्यादातर आदिम मनुष्य जो था इसी में ज्यादातर अपना जीवन व्यतीत किया था, ठीक है, लगभग 25 लाख साल के आसपास, ठीक है। पाषाण काल जो है, पाषाण काल का इसमें 4 पार्ट। पहला जो आता है आपका पूरा पाषाण काल, क्या आता है? पूरा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है मानव ने आग की खोज कर लिया था। पूरा पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज कर लिया था? आग की खोज कर लिया था। उसके बाद इसका अगला पार्ट जो आता है, अगला पार्ट आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव ने मतलब कि मध्य पाषाण काल में देखने को यह मिला था कि कुछ जानवर के अवशेष मिला था। जानवर के क्या मिला था? अवशेष। उससे यह लगाया कि मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट किया। मतलब पशुपालन की क्या क्या प्रक्रिया स्टार्ट, मतलब कुछ अवशेष जानवर के मिलने लगा था, इसलिए उसको जो कहा गया कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ किया। मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया? पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ किया। पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ किया। उसके बाद जब ये अब पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ किया, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से आरंभ किया। कहाँ से आरंभ किया? आदमगढ़ से। उसके बाद जब ये आदमगढ़ से आरंभ हो गया, कहने का मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। इसके बाद का काल आता है आपका नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है, नव पाषाण काल में पशु पाला गया था, जो कि पहला जो पशु था, पहला पशु था कुत्ता। पहला पशु क्या था? कुत्ता। अब यहाँ पर आप फंस जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बोलेगा क्वेश्चन में कि मानव ने व्यवस्थित ढंग से पशु कहाँ पर पाला गया था, तो व्यवस्थित ढंग से जो पशु पाला गया था वो क्या था? कुत्ता। और यह कहाँ पर पाला गया था? किस काल में भाई? तो नव पाषाण काल में। लेकिन पूछेगा मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया किस काल से आरंभ किया, तो मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया मध्य पाषाण काल से आरंभ किया। मध्य पाषाण काल से पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ किया और नव पाषाण काल से काल में मानव ने पशु को पाला, जो कि पहला पशु जो था मेरा कुत्ता। पहला पशु क्या था? कुत्ता। इसके साथ साथ यहाँ पर कुत्ता पशुपालन और इसी के साथ साथ यहाँ पर कृषि भी देखने को मिला था। मतलब खेती भी यहाँ से आरंभ हो गया। यहाँ पर कृषि देखने को मिला। अब ये कृषि से आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कृषि, कृषि जो है, कृषि का प्रथम साक्ष्य क्या है? कृषि का प्रथम साक्ष्य जो कि कहाँ पर था भाई? ईरान में। कहाँ था? ईरान में। दूसरा क्या था भाई? गेहूं। दूसरा क्या था? गेहूं। जो कि जो गेहूं जो है ये मेहरगढ़। कहाँ है गेहूं? कहाँ देखने को मिला था? मेहरगढ़। अच्छा भाई, ये मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। अब क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है किधर, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित। तीसरा आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे ये तो जौ का हो गया, गेहूं का हो गया। अब तीसरा आता है आपके पास चावल। चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था? चावल का साक्ष्य देखने को मिला था कोल्डिवा में। कहाँ मिला था? कोल्डिवा। चावल का साक्ष्य देखने को मिला था कोल्डिवा में। और कोल्डिवा में, कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा यूपी में। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला? कोल्डिवा में। जौ ईरान में, गेहूं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है भाई? पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। और चावल कहाँ है? चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिवा में। लेकिन ये कितने साल पहले था? ये जो है 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व। लेकिन इसके बाद एक नया खोज फिर हो गया, जो कि चावल का साक्ष्य मिला था कहाँ पर भाई? मिला था लोहुरा डैम में। कहाँ मिला था? लोहुरा डैम में। लोहुरा डैम में चावल का साक्ष्य मिला। और यह लोहुरा डैम में चावल का साक्ष्य कितने बाद मिला था? 8000 ईसा पूर्व। कितना भाई? 8000 ईसा पूर्व। अब देखिए, चावल का साक्ष्य कोल्डिवा में भी मिला और ये भी लोहुरा डैम भी कहाँ? यूपी में।
और चावल का साग लोहरा दे दूंगा। अब क्वेश्चन सोचिएगा कि भाई अब क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, कौन सा देंगे आंसर। देखो इसका क्वेश्चन पूछेगा कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। तो कृषि का अगर प्राचीनतम साक्ष्य बोलेंगे तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा दे होगा। प्राचीनतम साक्ष्य कहां होगा, लोहरा दे। पूछेगा कि कृषि में चावल का साक्ष्य कहां से मिला। तो चावल का साक्ष्य जो मिला था वो कोल्डिवा से मिला। कहां से मिला था, कोल्डिवा। कितने सापुर भाई, ये वाला 7000 ईसापुर और ये वाला 8000 ईसापुर। इसके साथ साथ अब ये कृषि हो गया, ये था कृषि से। अब कृषि में कृषि के बाद यहाँ पर एक पहिया का खोज हो गया। किसका खोज हो गया भाई, पहिया का। नवपाषाण काल में ही पहिया का खोज हो गया था। पहले कुत्ता पाला, पशु पाला गया था कुत्ता। दूसरा फिर कृषि का खोज हो गया, कृषि में इतना सारा हो गया। कृषि के बाद ही हो गया था पहिया की खोज नवपाषाण काल में। जब पहिया का खोज हुआ तो उस टाइम वो पहिया को एक घड़ा का रूप दे दिया। एक किसका रूप दे दिया, घड़ा का, जो कि उसको कहा गया मृत भांड। उसका नाम क्या रखा गया, मृत भांड। क्या रखा गया, मृत भांड। घड़ा का रूप जो दिया, ये घड़ा मृत भांड इसको कहा गया। घड़ा को घड़ा का रूप दे दिया, उस समय इसका नाम क्या रखा गया, मृत भांड। अब ये जो मृत भांड है, तो अब मृत भांड, तो उस टाइम मृत भांड ये जो घड़ा का रूप जो दिया, इसका कलर भी तो किया होगा। जिस तरह अभी हम कलर करते हैं तो उसी तरह कलर भी क्या होगा। इसका कलर उस टाइम कैसा होगा, तो इसका जो कलर है, इसका कलर आप कमेंट करके जरूर बताते रहे। इसका कलर जो है, इसका कलर जो था गेरू वर्णीय कलर। कैसा था इसका कलर भाई, गेरू वर्णीय, गेरू वर्णीय कलर। इसका गेरू वर्णीय मृत भांड, मतलब गेरुआ कलर का कलर। गेरुआ कलर, गेरुआ, गेरुआ रंग। गेरुआ रंग किसको बोलते हैं, गेरुआ रंग बोलता है पोलियो पिलाने वाले का। आप देखोगे पोलियो पिलाने वाला क्या करता है, कलर नहीं मिला, दो ईटा गधैया वाला लिया, पालता है ना घर सब में, तो गधैया वाला ईटा लिया, ईटा पे ईटा रखा, ले बुनिया झाप दे रहा, घीस दिया। अब वो जो घीसा, उससे जो वर्ण छोटा छोटा निकला, उसी को पानी में घोर दिया, हो गया गेरुआ रंग। तो यही गेरुआ रंग का कलर। कैसा था घड़ा का कलर भाई, गेरुआ। क्या कहना, पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुआ था, आग की खोज हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। नवपाषाण काल में कुत्ता पाला गया था व्यवस्थित ढंग से, और कृषि की भी खोज हो गया था। जो कृषि में जौ ईरान से था, गेहूं मेहरगढ़ से था, और चावल कोल्डिवा से था, और इधर एक चावल और नया खोज हुआ था 8000 ईसापुर में, जो कि ये था लोहरा। अब क्वेश्चन आएगा कि मानव ने व्यवस्थित ढंग से तीनों काल में कहां देखने को मिला। तो मेहरगढ़ में देखने को मिला, इसलिए क्योंकि मेहरगढ़ उस जगह नदी मतलब बगल में था, और प्लस कि सुलेमान की तरफ पहाड़ियों के बीच में था, तो वहाँ पानी आराम से जमा हो जाता था, तो आराम से खेती वहाँ हो जाता था। तो आज का क्लास यहीं तक था। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझ में अगर आ गया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।